जोहार दोस्तों, जहां एक तरफ थी जंग की आंधी, चाहे बिरसा मुंडा हो या तिलका मांझी, सभी लोग थे इस आंधी के असली वजह। वहीं दूसरी तरफ इसी आंधी के बीच में थी संघ की बात, यानी शांति की बात। एक ऐसा आदिवासी लीडर जो गांधी से भी पहले अहिंसा का पाठ पढ़ाया था अपने लोगों को, फिर उसने स्वाधीनता में अपना योगदान भी दिया था। अंग्रेजों और महाजनों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। जी हाँ, जिसे हम झारखंड का गांधी भी कहते हैं। आज बात होगी उसी गांधी की, आज बात होगी जतरा यानी हमारे ताना भगत की। साथ ही साथ जानेंगे उनके ज्ञान को, उनके संघर्ष को और उनके बलिदान को। अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करें दैनिक आर्यवत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे हमारी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है। तभी तो एक झारखंड में बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। प्रकृति से अतिरिक्त लगाव और स्वाधीन रहने की व्याकुलता ही है जनजातियों का स्वभाव, और इसी स्वभाव को आदिम काल से अपने दिलों में संजोए रखना ही है आदिवासियों का संस्कार। और इसी संस्कार से तो प्रेरित है हमारे कई आदिवासी नेता, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति लगा दी। और इसी संस्कार से प्रेरित है हमारे आज के वीडियो के हीरो, यानी जतरा और ताना भगत, जिन्होंने एक ऐसी आंधी फैलाई, आदिवासियों को स्वाधीन रहना सिखा दिया। किसने सोचा था कि 8 सितंबर 1888 में गुमला के चिंगारी गांव में जन्मे जतरा यानी ताना भगत एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो समाज गांधी से भी ज्यादा गांधीवादी होगा और आगे चलकर भविष्य में गांधी की मदद कर कर स्वाधीनता आंदोलन में भारत को स्वाधीन कराएगा। आज के वीडियो में हम इसी की बात करेंगे, जानेंगे कैसे जतरा भगत ताना भगत से जुड़े हुए थे और कैसे ताना भगतों ने गांधी की मदद की और भारत को आज़ादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कैसे एक साधारण व्यक्ति को इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ कि उसने इतना बड़ा समाज का निर्माण कर दिया, जिस समाज को हम ताना भगत कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति को इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ कि उसके पीछे कई लोग उसके अनुयायी बन गए और उसको मानने वाले लोगों को ताना भगत कहा जाने लगा और एक समाज का निर्माण हुआ, जिस समाज ने आदिवासियों को स्वाधीन रहना सिखाया। आज उसी की यात्रा करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर 1, आत्मज्ञान। कैसे हुआ जतरा भगत को आत्मज्ञान? दरअसल जब वो अपने बचपने अवस्था से किशोरावस्था में गुजर रहे थे, तभी से उन्हें शिक्षा में तो मन नहीं लगता था, लेकिन दीक्षा में मन जरूर लगता था। नहीं समझे दीक्षा क्या? वही झाड़ फूक तंत्र विद्या वाला ज्ञान। इन्हीं सब ज्ञान की लालसा ने उन्हें खींच ले आई हेसराग गांव, और वहीं पर जब वो एक पेड़ पर एक चिड़िया का अंडा उतारने चढ़े तो वो अंडा उनसे छूटकर नीचे धरती पर गिर पड़ा और टूट गया। उसके बाद उसी अंडे में उन्हें एक भ्रूण दिखा, तो उन्होंने सोचा कि उनसे एक भ्रूण हत्या हो गई, यानी जीव हत्या हो गई। उसके बाद उन्होंने कसम खा लिया कि कभी वो जीव हत्या नहीं करेंगे, इसीलिए वो अहिंसा के पुजारी बने। इसके बाद ही कहा जाता है कि जैसे तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनके मुंह से स्वर फटा और संस्कृत भाषा का जन्म हुआ, उसी प्रकार जतरा भगत एक नदी के किनारे जब स्नान कर रहे थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। चूंकि तंत्र विद्या के स्वामी थे, इसीलिए वो अपने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहे और लोगों को अपना प्रवचन भी दिए। चैप्टर 2, समाज सुधार। कैसे जतरा भगत ने अपने समाज को सुधारा था, कैसे अंधविश्वास को दूर किया था। दरअसल वर्ष 1914 में ही उन्हें बिल्कुल वाल्मीकि की तरह ज्ञान प्राप्त हुआ था और वह तंत्र विद्या के तो स्वामी थे ही। इसी वजह से तो वो अपने समाज यानी ओरांव जनजाति को अंधविश्वास से बाहर निकाले और साथ ही साथ अपना अनुसरण कराने लगे। लोग उनको सुनते भी थे, समझते भी थे और उनको मानते भी थे। जैसे मांस ना खाना, हिंसा ना करना, सद्भाव से रहना और अंग्रेजों को माल गुजारी टैक्स ना देना, यानी पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन सुनने में तो गांधी की तरह लगता है, यानी गांधी से भी पहले या गांधी से भी ज्यादा गांधीवादी सोच वाली अहिंसा आंदोलन गांधी से पहले ही शुरू हो गई थी हमारे झारखंड में, और इसके सूत्रधार थे जतरा भगत। फिर क्या था, पूरी के पूरी उत्तरी छोटा नागपुर की जनजाति और आदिवासी समाज
अच्छी खासी संख्या में उनका अनुसरण करने लगे थे, उनको मानने जानने लगे थे। उनका प्रभाव समाज पर ऐसा पड़ा कि लोग दूर दूर दराज से उनको सुनने आते थे और प्रत्येक गुरुवार को हल चला ही मना था, यानी हल चलाना बिल्कुल वर्जित था। ऐसा क्यों? क्योंकि जतरा भगत प्रत्येक बृहस्पतिवार को ही प्रवचन देते थे और इस प्रवचन का असर तो पूरे समाज पर ऐसा पड़ा कि महज 2 ही वर्षों में वो इतने बड़े नेता बन गए कि अंग्रेज उनसे थर्राने लगे। और 1916 आते आते ताना भगतों ने मालगुजारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स अंग्रेजों को देना बंद कर दिया। इसके बाद ये आंदोलन इतना बड़ा होने लगा कि अंग्रेज अब इससे थर्राने लगे, अंग्रेजों को डर लगने लगा। तभी उन्होंने 1916 के शुरुआत में एक घिनौनी चाल चली और जतरा भगत को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या था, वही हुआ जो अंग्रेज बाकी आदिवासी लीडर के साथ करते थे। उन्होंने बिल्कुल रहम नहीं खाई, चाहे जतरा भगत एक अहिंसावादी क्यों ना थे। उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि जेल से छूटने के महज 2 ही महीने में उनकी उम्र सिर्फ 28 वर्ष थी, मृत्यु हो गई। इसके बाद लोग अंग्रेजों को लगा कि अब ये ताना भगत आंदोलन खत्म, लेकिन ये आंदोलन कहाँ खत्म होने वाला था। ताना भगतों ने तो उससे आगे जाके बढ़ा और गांधी से मिले। कैसे ताना भगत गांधी से मिले कि उनसे गांधी को मिलवाया गया, या फिर गांधी जी ने कोई वादा किया था उनसे, या फिर गांधी जी सिर्फ अपने मतलब के लिए उनसे मिले और वो वादा पूरा हुआ भी या नहीं हुआ, जानेंगे अपने अगले चैप्टर में। बने रहिए वीडियो के अंत तक, जानेंगे ताना भगतों ने कैसे गांधी की मदद की और उनके मजबूत कंधे बनकर भारत को स्वाधीन कराया। चैप्टर 3 स्वतंत्रता आंदोलन में ताना भगतों का योगदान। 1917 में जब गांधी जी रांची पहुंचे तभी गांधी जी को मिलवाया गया ताना भगतों से, और ताना भगत अपने आंदोलन को समाप्त नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन को बढ़ाना उचित समझा। तभी तो गांधी जी के आग्रह के बाद कि अपने आंदोलन को गांधी जी के स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ दे, एक व्यापक रूप से अंग्रेजों के ऊपर चोट पहुंचाई जाए, तभी तो अंग्रेज भागेंगे इस देश से। उसके बाद गांधी जी ने वादा किया कि अगर आज़ादी मिल गई, ताना भगतों को उनकी जमीन, उनका राज, उनका संस्कृति वापस मिल जाएगा, अपना जल, अपना जंगल, अपना जमीन होगा। आखिर ये चीज़ वापस मिला या नहीं मिला, अंत तक बने रहिए, क्लियर कर देंगे हम। चाहे वो 1920 का असहयोग आंदोलन क्यों ना हो और या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन क्यों ना हो, ताना भगतों ने गांधी जी के मजबूत कंधे बने और अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया और यहाँ से बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद हमें आज़ादी मिली, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो ताना भगतों को उनकी ज़मीन उनको मिला भी तो 20 साल के बाद एक तामपत्र। ज़मीन तो मिलते मिलते 55 साल लग गए, यानी सन 2000 में उनको अपनी ज़मीन मिली, जिसे हम आज झारखंड के रूप में जानते हैं। झारखंड तो मिल गया, लेकिन आज भी उनको उनकी पहचान नहीं मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्थानीयता की। आज भी यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी अपने स्थानीयता के लिए खुद से ही लड़ रहे हैं, खुद के लोगों से ही जूझ रहे हैं। हम इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे, आपको समझ आ जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।